जब भी हम अर्थशास्त्र नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले पैसा, बजट या इकोनॉमिक्स आता है। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र को सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताब कहना इसके महत्व को बहुत कम कर देना होगा, क्योंकि स्वयं आचार्य कौटिल्य ने इस ग्रंथ में अर्थ शब्द की एक व्यापक परिभाषा दी है। उनके अनुसार मनुष्यों से बसी हुई भूमि का नाम अर्थ है, यानी उस भूमि को प्राप्त करना, उस पर शासन करना, वहाँ की राजनीति, न्याय और प्रशासन को संभालना ही असली अर्थशास्त्र है। तो आज की इस वीडियो में हम इस ग्रंथ के पूरे इतिहास, कौटिल्य की असल पहचान और इसके सभी 15 अध्यायों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस ग्रंथ का वास्तविक अर्थ क्या है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह राजनीति, प्रशासन, कूटनीति, अर्थनीति, न्याय और सैन्य विज्ञान का एक एकीकृत ग्रंथ है। यह भारतीय राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। अब जानते हैं इस ग्रंथ के रचयिता के बारे में। इस ग्रंथ के रचनाकार कौटिल्य थे, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इनके नामों को जरा ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इनका मूल नाम विष्णुगुप्त था और इनका नाम कौटिल्य इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जन्म कुटिल गोत्र में हुआ था। इनके पिता का नाम ऋषि चाणक्य था, जिसके कारण ये चाणक्य नाम से प्रसिद्ध हुए और पुराणों में इन्हें द्विशर्क यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहा गया है। ध्यान दें कि आचार्य हेमचंद्र की अभिधान चिंतामणि में चाणक्य के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे द्रविड़, वात्स्यायन, मल्लनाथ, पक्षिल स्वामी और अंगुल। कौटिल्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है। इटली के दार्शनिक मैकियावली की पुस्तक द प्रिंस आधुनिक राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अर्थशास्त्र की तुलना अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स से भी की जाती है, क्योंकि अरस्तु की पॉलिटिक्स राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। यहाँ ध्यान देना है कि मैकियावली की द प्रिंस आधुनिक राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ है, जबकि अरस्तु की पॉलिटिक्स राजनीति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ। अब आते हैं इस ग्रंथ के मूल इतिहास और इसकी खोज की कहानी पर। तो यह ग्रंथ मौर्य काल का है, जिसे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया है। इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। इसे चंपू शैली में लिखा गया है, यानी गद्य और पद्य दोनों का यह मिला जुला रूप है। 1905 ईस्वी में यह प्रकाश में आई और 1909 ईस्वी में रुद्रपट्टनम श्यामा शास्त्री, जिन्हें आर श्यामा शास्त्री भी कहते हैं, उनके द्वारा इनका मूल संस्कृत प्रकाशन किया गया और 1915 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजी प्रकाशन किया। यह पूरा ग्रंथ 15 अधिकरणों यानी भागों और 180 प्रकरणों और लगभग 6000 श्लोकों में विभाजित है। अब बात करते हैं इसके 15 अधिकरणों की। अधिकरण यानी इसके 15 भाग। शुरुआत के जो 6 भाग हैं वह राज्य के आंतरिक प्रशासन और उनके ढांचे को समझाते हैं। पहला अधिकरण विनयाधिकरण, इसमें राजा के विनय, अनुशासन और सामान्य व्यवहार की जानकारी मिलती है। दूसरा अधिकरण अध्यक्ष प्रचार, इसमें 26 अध्यक्षों और उनके कार्यों और विभागों का वर्णन है। तीसरा अधिकरण धर्मस्थ्य, यह दीवानी न्यायालय से संबंधित है। अब ध्यान देना है कि चौथा अधिकरण है कंटक शोधन और यह फौजदारी न्यायालयों, उनके संगठन, दंड विधान आदि का इसमें वर्णन है। पांचवा अधिकरण है योग वृत्त, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्य बताए गए हैं। छठा अधिकरण है मंडल योनि और यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भाग में राज्य के प्रसिद्ध सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है और कौटिल्य ने राज्य की तुलना मानव शरीर से करते हुए इसके 7 मुख्य अंग बताए हैं, जैसे राजा की तुलना सिर से, अमात्य की आंखों से, जनपद की पैर से, दुर्ग की हाथ, कोश की मुख, दंड या सेना की मस्तिष्क से और मित्र की तुलना कान से की है। आई होप आपको ये टॉपिक इतना क्लियर हो गया होगा। आंतरिक व्यवस्था के बाद अब हम बात करेंगे इसके अधिकरण 7 से 12 की, जो पूरी तरह से विदेश नीति और कूटनीति पर फोकस करते हैं। 7वां अधिकरण षाड्गुण्य, इसमें पड़ोसी राज्यों के साथ 6 प्रकार की विदेश नीति का वर्णन है। संधि, विग्रह, यान, संशय, द्वेदी भाव और आसन। 8वां अधिकरण व्यसनाधिकारिक, यह पॉइंट बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि इसमें राज्य के लिए घातक दुर्व्यसनों का उल्लेख है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, बाढ़ या भूकंप आदि, और आंतरिक संकट जैसे विद्रोह, भ्रष्टाचार या दुष्ट अधिकारी आदि।
नवा अधिकरण है अभ्यास्यत्य कर्म। इसमें युद्ध और आक्रमण का उल्लेख है और युद्ध नीति का वर्णन है। 10वां अधिकरण सांग्रामिक। इसमें युद्ध संबंधी विजयी नियमों और रणनीतियों का वर्णन है तथा व्यूह रचना का उल्लेख है। 11वां अधिकरण है संघभेद। इसमें मित्र राज्यों में फूट डालने के तरीकों का उल्लेख है। 12वें अधिकरण की बात करें तो यह है आब्लियस, जो कि राज्य को शक्तिशाली शत्रु के आक्रमण से बचाने के उपायों का वर्णन करता है। अब आखिर के 3 भाग राज्य की सुरक्षा के गुप्त तरीकों और इस पूरे ग्रंथ को समझने की विधि के बारे में है। 13वां अधिकरण है दुर्ग लंबोपाय या दुर्गोपनिषद। इसमें शत्रु देश के दुर्गों पर कब्जा करने के उपाय, गुप्तचरों का उपयोग करने की विधियां हैं, जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं कि शत्रु के दुर्ग की संरचना कैसी है, उसकी मजबूती कैसी है और उनकी जो कमजोरियां हैं उनका गुप्त रूप से पता लगाया जाता था और गुप्तचरों के माध्यम से दुर्ग के अंदर की भी जानकारी प्राप्त की जाती थी। और शत्रु के दुर्ग में फूट डालना, उनके अधिकारियों को अपने पक्ष में करना, आग, जल, धन या छल का प्रयोग करके दुर्ग पर अधिकार किए जा सकते थे। और गुप्तचर जो है वो तपस्वी, व्यापारी, सन्यासी, कलाकार, वैद्य या भिक्षक आदि के रूप में शत्रु के दुर्ग के अंदर भेजे जाते थे। और गुप्तचरों की सुरक्षा, संकेतों की गुप्त भाषा और संदेश पहुंचाने की गुप्त विधियों का वर्णन इसमें किया गया है। 14वां अधिकरण यह है औपनिषदिक औषधियों और मंत्रों का महत्व। इसमें दुश्मनों को परास्त करने के लिए वर्णन मिलता है कि औषधियों और जड़ी बूटियों का उपयोग शत्रु को कमजोर करने और नष्ट करने के लिए किया जाता था और विभिन्न प्रकार के मंत्रों का प्रयोग शत्रु की बुद्धि को भ्रमित करने, भय उत्पन्न करने, रोक देने या नाश करने हेतु किया जाता था। रसायन, विष या विशेष औषधियों द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। आत्मबल, मनोबल और देवी सहायता प्राप्त करने के लिए वैदिक और औपनिषदिक मंत्रों का प्रयोग इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं अंतिम अधिकरण की, जो कि है 15वां अधिकरण। इसका शीर्षक है तंत्र युक्ति। यह अर्थशास्त्र को पढ़ने, समझने और नियमों की व्याख्या करने के तरीके बताता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधि, उसके गुणार्थ को समझने के उपाय इसमें है। प्रत्येक नियम, सिद्धांत, नीति की युक्ति संगत व्याख्या करना इसमें है। तर्क, अनुभव और शास्त्र तीनों के समन्वय से निर्णय लेना। इस प्रकार अर्थशास्त्र केवल पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि व्यवहार में उतारने के लिए है। अब वीडियो के अंत में यह बात भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इस ग्रंथ की भाषा कठिन थी, इसलिए आगे चलकर भट्ट स्वामी ने अर्थशास्त्र पर प्रसिद्ध टीका प्रतिपद पंचिका लिखी। और टीका लिखने का अर्थ किसी कठिन ग्रंथ को सरल भाषा में विश्लेषित करना होता है, जिसके पाठक को मूल ग्रंथ के गूढ़ रहस्य आसानी से स्पष्ट हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का वास्तविक अर्थ, उनके विभिन्न नाम और राज्य के सप्तांग सिद्धांत के साथ साथ इसके सभी 15 अधिकरणों को बिल्कुल आसानी से समझा, और जिसमें शुरुआत के 6 भाग आंतरिक प्रशासन, 7 से 12 भाग तक विदेश नीति और युद्ध और अंतिम 3 भाग राज्य की सुरक्षा की गुप्त युक्तों को दर्शाते हैं। आई होप कि यह टॉपिक आपको पसंद आया हो और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे।